अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की ताज़ा खबरों, तज्जियों और जायज़ों के साथ मैं हूँ जन्नत जमशेद और मैं हूँ ज़ीशान बशीर। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक के बाद दिन भर आपकी खिदमत में लेकर फिर से हाजिर हैं। ईद का तीसरा रोज़ है और गहमा गहमी का सिलसिला जारी है। लोग भरपूर तरीके से एंजॉय भी कर रहे हैं। पहले तो मुझे ये बताएं कि आपकी ईद कैसे गुजरी है? मेरी तो बहुत अच्छी गुजरी। आप बताएं, आपकी तो ऑफिस में ही गुजरी है। जी, मैं ऑफिस में था, अपनी जिम्मेदारियों सर अंजाम दे रहा था। और आज ईद का तीसरा दिन है तो यकीनन जिन लोगों को छुट्टी है वो भी ईद का तीसरा दिन, और ना सिर्फ तीसरा दिन बल्कि पहला और दूसरा दिन भी उन्होंने भरपूर तरीके से एंजॉय किया था। और अब ईद का मज़ा दोबारा करने के लिए मुल्क भर में शहरी ईद के तीसरे रोज़ तारीखी और तफरीही मकामात की सैर कर रहे हैं। लाहौर की बात करें तो ग्रेटर इकबाल पार्क, बादशाही मस्जिद और शाही कला में फैमिलीज का रश लगा रहा। बड़ी तादाद में लाहौर ये सैर सपाटे करने के लिए मुख्तलिफ पार्कों का रुख कर रहे हैं, जबकि ईद पर तारीखी मकामात की सैर से नौजवान नस्ल को आगाही भी मिलती है और शहरी खूब इंजॉय करते हैं। ग्रेटर इकबाल पार्क में खास तौर पर बच्चों ने कश्ती रानी से खूब लुत्फ उठाया। लाहौर में तफरीही पार्क में मौजूद हैं हमारी नुमाइंदा ज़ैनब शहबाज, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ईद के तीसरे दिन को शहरी किस तरह से मना रहे हैं। जी हाँ, ज़ैनब शहबाज भी हमारे साथ मौजूद होंगे। इसके अलावा हम पेशावर की भी बात करेंगे। काशिफ अजीज़ हमारे साथ मौजूद होंगे और नाज़िश अयाज भी हमारे साथ कराची से मौजूद होंगे, उनसे भी इस हवाले से बात करेंगे। पहले पेशावर का रुख कर लेते हैं। काशिफ अजीज़ हमारे साथ मौजूद है। काशिफ, आज ईद का तीसरा रोज़, किस तरह से लोग एंजॉय कर रहे हैं और कैसी गहमा गहमी आप देख रहे हैं तफरीही मकामात पर? जी बिल्कुल, आज ईद का तीसरा रोज़ है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला समेत पेशावर में भी हर पार्क में, हर मेले में हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ईद के तीसरे रोज़ को इंजॉय कर रहे हैं। अगर हम पेशावर की बात कर ले तो पेशावर में ईद के दूसरे दिन कुहाट रोड के इलाके सुडीज़ाई में जो है वो रिवायती मेला सजाया गया था, जहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला से लोग आए थे और अपने रिवायती तौर तरीके जो हैं और रिवायती अंदाज से जो है वो मेला बना रहे थे। उसके बाद आज अगर हम सुबह से बात कर ले तो सुबह से पेशावर के तातारा पार्क, इसके साथ हयाताबाद के मुख्तलिफ पार्क्स में हज़ारों की तादाद में शहरी जो है वो मौजूद है, वो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। इसके साथ अगर हम पेशावर कैंट की बात कर ले तो वहाँ पर गैरिजन पार्क में हज़ारों की तादाद में शहरी जो है वो मौजूद है। ईद के तीसरे रोज़ जो है वो मंचली काफ़ी ज़्यादा खुश है। ना सिर्फ पेशावर बल्कि इसके साथ चारसदा, मर्दान, सवाबी, वज़ीरिस्तान और करक के मुख्तलिफ इलाकों से लोग आए हैं। हज़ारों की तादाद में वो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ तातारा पार्क में। यहाँ पर भी बड़ी तादाद में शहरी मौजूद है। रिवायती मौसीकी के साथ रिवायती रक्स भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मन चले इंजॉय कर रहे हैं। बच्चे जो हैं वो सरसब्ज बागों में जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। और इसके साथ सबसे अलग बात, खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हाजी गुलाम अली के गवर्नर हाउस में आज तीसरा रोज़ है, जहाँ पर बच्चे फैमिलीज़ जो है वो इंजॉय कर रहे हैं। वहाँ पर जो है झूले भी सजाए गए हैं, वहाँ पर उनको ईदी भी मिल रही है। गवर्नर साहब खुद जो है बच्चों के साथ घुल मिल कर ईद मना रहे हैं और वहाँ पर उनके लिए खाने पीने का भी एहतमाम किया है। मुख्तलिफ ट्रेडिशनल फूड के स्टॉल जो है वो भी लगाए गए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा खुश है। पेशावर के अलावा अगर हम दीगर अजला की बात कर ले खैबर पख्तूनख्वा में तो 1,70,000 से ज़ायद अफराद जो है जो खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला से आए हैं, वहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं तफरीही मकामात पर। स्पेशली पेशावर जो खैबर पख्तूनख्वा का दारुल खिलाफा है, यहाँ पर करक से लोग ज़्यादा आते हैं। मकामात पर शहरियों का रश है और फैमिलीज वहाँ पर पहुँची हैं और ईद के तीसरे दिन का खूब लुत्फ उठा रही हैं। काशिफ हमारे साथ रहिएगा। लाहौर का रुख करते हैं और बात कर लेते हैं वेलरिंग एंड्रयू से। अब वेलरिंग, बताइएगा कि आप इस वक्त इस मकाम पर मौजूद हैं और वहाँ पर शहरियों का कितना रश है। ईद के तीसरे दिन को किस तरह से मना रहे हैं शहरी? जी बिल्कुल, अगर जिंदा दिलाने लाहौर की बात करें तो जब भी कोई भी इवेंट होता है तो जिंदा दिलाने लाहौर के जो शहरी हैं वो ज़्यादा एक्टिव दिखाई देते हैं। आज भी ऐसा महसूस किया जा रहा है कि जैसे ईद का पहला रोज़ है, क्योंकि फैमिलीज़ की बड़ी तादाद जो है वो मुख्तलिफ पार्क में मौजूद है। और ख़ासकर छोटे बच्चों की बात करें तो छोटे बच्चों की जो खुशी है वो लगी देखी जा रही है। छोटे बच्चे जो है वो आज अपने माँ बाप के भी हाथ में नहीं आ रहे और झूले लेते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके साथ साथ जो वो फुटबॉल खेलते हुए नज़र आ रहे हैं और मुख्तलिफ किस्म की जो राइड्स हैं वो भी ले रहे हैं। वालदैन की बात करें तो वालदैन भी बच्चों के साथ खुश होकर एंजॉय कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ एक फैमिली भी मौजूद है। अगर छोटे बच्चों की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं और इस तरह ही आज का तीसरा रोज़ है उसको मना रहे हैं। फैमिली हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं, जानते हैं बच्चों से खास करके उनको ईदी कितनी इकट्ठी हुई थी और अभी तक वो कितनी ईदी जो वो खर्च कर चुके हैं। जी बताओ, आपको कितनी ईदी इकट्ठी हुई थी? 5,000। आइसक्रीम, बर्गर,
आइसक्रीम बर्गर भी खा चुके हैं, उनकी वालिदा भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि दावतें भी हो गई हैं 2 दिन, तीसरे दिन वो आज पार्क में आएंगे, इस हवाले से उनका क्या कहना है। जी बताइएगा। बस घर में इवेंट्स वगैरह पे ये पकाई करवा के ना तो तंग आ गए थे, तो आज बाहर निकलने का इतना मूड था ना कि बाहर निकलें और फ्रेश हों थोड़ा सा। देखिए जी, जिस तरह उन्होंने बात की, यही कहना था कि जो 2 दिन होगी घर में, खाना शाना भी पक गया। अब ईद यकीनन बच्चों की होती है और बच्चे इस ईद को एंजॉय भी कर रहे हैं। वेलरिंग आप साथ ही रहिएगा। हम कराची का रुख कर लेते हैं। नाजिश अयाज हमारे साथ मौजूद है। नाजिश, जैसा कि मैं अभी बात कर रहा था कि ईद बच्चों की होती है, यकीनन यहाँ पर भी बच्चे भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। कैसे ईद का ये तीसरा दिन सेलिब्रेट किया जा रहा है? ईद का तीसरा दिन, और आपको पता है कि बच्चों को इस ईद पर जब ईदी मिलती है ना तो उनको खर्च करने की जल्दी भी होती है। भाई मैं इस वक्त मौजूद हूँ चिड़ियाघर में, जहाँ पर बहुत सारे बच्चे बड़े सभी आए हुए हैं अपनी ईदी का इस्तेमाल करने के लिए और झूलने के लिए। यहाँ पे जंपिंग कैसल भी मिला हमें, यहाँ पर मुख्तलिफ बोट राइड्स भी मिली और मिलाकर मुझे मिली ट्रेन राइड, क्योंकि ट्रेन मुझे बहुत पसंद है। तो मैं इस वक्त ट्रेन में बैठी हुई हूँ अपने बच्चों के साथ। यहाँ पे देखिए मेरे साथ इधर भी बच्चे हैं और इधर भी मेरे साथ बच्ची है, और इनसे पूछते हैं कि भाई ईद जो है वो कैसे खर्च किया और कितना मज़ा किया तुम लोगों ने ईद पर। हाँ भाई, तो मुझे बताओ ईद कैसे खर्च किया है? हमने तो ईदी ऐसे खर्च की है जैसे कि 50 रुपए ट्रेन के अंदर ऐसे ना, हमने इतने महंगे झूले हैं और हम तो आहिस्ता आहिस्ता झूलते आ रहे हैं। तो कराची में तो बच्चे काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। नाजिश हमें बता रही थी कि बच्चे काफ़ी लुत्फ उठा रहे हैं इस ईद का, और आखिरी दिन है और इसलिए बच्चे चाहते हैं कि आखिरी दिन को अच्छे तरीके से एंजॉय किया जाए। काशिफ, आपकी तरफ मैं आऊँगी, कहिएगा कि ईद पे मौसम कैसा रहा पेशावर का? और में इस वक्त भी मौसम काफ़ी ज़्यादा खुशगवार है और काफ़ी ज़्यादा जो है वो मनचले इंजॉय कर रहे हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज तो कल भी कहीं पर खैबर पाक के मुख्तलिफ अजला पर बारिश तो कहीं पर बादलों का राज है। काफ़ी ज़्यादा शहरी जो है वो इंजॉय कर रहे हैं। एक तरफ मौसम भी खुशगवार है तो दूसरी तरफ ईद की छुट्टियाँ भी हैं, बच्चे निकले हैं, मनचले निकले हैं। ईद को इंजॉय करने के लिए तफरीही मकामात पर काफ़ी ज़्यादा रश है। जिस तरह मैंने कहा, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ सयाहती मकामात पर 1,50,000 से ज़ायद सयाह जो है वो 2 दिनों तक आ चुके हैं, और इसके साथ आज भी काफ़ी तादाद में खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में सयाहती मकामात पर शहरियों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है मौजूद है। तातारा पार्क की अगर हम बात कर रहे हैं, हयाताबाद के एक बड़े पार्कों में इनका शुमार होता है और यहाँ पर भी हज़ारों की तादाद में शहरी इस वक्त मौजूद है। अगर हम बात कर लें तो यहाँ एंट्री पॉइंट से मौसूल होने वाले मालूमात के मुताबिक करक, हंगू, टल, पाड़चिनार, सवाबी, चारसदा और दीगर अजला के लोग जो हैं वो भी काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, तरीके से इंजॉय कर रहे हैं। काशिफ, आप साथ रहिएगा। वेल्डिंग, ये बताइएगा कि जिंदा दिलाने लाहौर का आपने जिक्र किया था, खाने पीने में बड़े मशहूर हैं, ख्वाबों की दुकानों पर कैसा रश है, और बच्चों की तो आपने बता दी, उनके जो पेरेंट्स हैं, जो माँ बाप हैं, वो किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं ईद का ये तीसरा दिन? अच्छा, अभी अगर बात करें पार्क की तो यहाँ पर भी देखा जा रहा है जो फैमिलीज काफ़ी ज़्यादा आई हैं, बच्चे तो बाहर से चीज़ें खा रहे हैं, आइसक्रीम वगैरह, लेकिन घर से भी जो पकवान मुख्तलिफ किस्म के बनाए गए हैं, जैसे कि घर से बिरयानी भी बनाई के यहाँ पर लेके आए हैं। इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ किस्म के और भी चीज़ें यहाँ पर लाई गई हैं। अगर दूसरी दुकानों की बात करें तो जैसे कि आज तीसरा रोज़ है तो 2 दिन जो है वो दावतें तो हो गई हैं। अब मुख्तलिफ किस्म के जो रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पर भी शहरियों की बड़ी तादाद देखी जा रही है, जहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के जो खाबे हैं वो खाए जा रहे हैं, जैसे कि बिरयानी के शौकीन है, मटन, कौरमा, इस तरह की जो डिमांड्स भी की जा रही हैं, और बाहर जो सब्जी है वो भी बाहर खाई जा रही है। काफ़ी ज़्यादा शहरी जब वो बाहर निकले क्योंकि उनको लग रहा है कि आज तीसरा रोज़ है तो आज घर नहीं बैठना, तो 2 दिन घर में रह लिया, अब बाहर जाएंगे, रात को आइसक्रीम खाएंगे, उसके बाद खाना भी खाएंगे। तो अभी डिनर की तैयारी हो रही है और कितने लोग जो काफ़ी ज़्यादा वो घर से बाहर निकल रहे हैं और जो फूड पॉइंट्स हैं उनका रुख कर ले। पहले खाना खाएंगे, उसके बाद आइसक्रीम की भी तैयारी की जाएगी। जी ठीक है, तो खाना पीना भी भरपूर साथ चल रहा है। बहुत शुक्रिया वेलरिंग, आप भी ईद का तीसरा दिन एंजॉय कर रही हैं। काशिफ अजीज़ हमारे साथ मौजूद थे पेशावर से, आपका बहुत शुक्रिया। कराची से आगाह करी थी, आपका बहुत शुक्रिया। तो 3 दिन ईद के ख़त्म होने को हैं, लोग एंजॉय भी कर रहे हैं, बच्चों ने ईदी भी इकट्ठी कर ली, आपने भी खासी ईदी इकट्ठी की होगी। मेरी ईदी लेकर आई हैं आप? देखिए, आपने मुझे ईदी देनी थी और हम वैसे अब ईदी देने वाले बन गए, लेने वाले नहीं। मौसम की बात कर लेते हैं, खासा खराब हो गया है क्योंकि हम जैसा कि काफ़ी जगहों पर बारिश हुई थी, मौसम बहुत अच्छा था,
अगर हम बलूचिस्तान की बात करें तो बारिशें बरसाने वाला जो सिस्टम है वो बलूचिस्तान में दाखिल हो चुका है। 20 अजला में गैर मामूली तूफानी हवाओं से निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर हो गया है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में रात में आंधी झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि महकमे मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान में बारिशों का ये सिलसिला 14 अप्रैल तक जारी रहेगा। जी हाँ, महकमे मौसमियात की जानिब से मरी, गलियात, रावलपिंडी और सियालकोट समेत पंजाब के बेशतर अजला में भी तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त हल्की और तेज़ बारिश हो रही है, कहीं तेज़ और हल्की हवा भी चल रही है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में भी मूसलाधार बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया गया है, जबकि पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश हो सकती है। इस बारे में महकमे मौसमियात का क्या कहना है, इस रिपोर्ट है। शुमाल मशरकी बलोचिस्तान में गैर मामूली मगरबी सिस्टम असरअंदाज होना शुरू। मूसलाधार बारिश ने खतरे की घंटी बजा दी। आंधी और तूफानी हवाओं के बाइस कोयटा चमन शाहराह पर ट्रैफिक मुतासिर हो गई। किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए PDMA में हाई अलर्ट जारी। PDMA के मुताबिक 30 से 40 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार की हवाएं जुनूब से शुमाल में पाक अफगान बॉर्डर को टकराएंगी। गैर मामूली मूसलाधार बारिश और यालाबारी से सैलाबी सूरत हाल का इम्कान है। बलूचिस्तान भर में वार्निंग जारी कर दी गई। तमाम जिला डिप्टी कमिश्नर को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की भी हिदायत। महकमा मौसमियात के मुताबिक वफाकी दारुल हुकूमत समेत बेशतर शहरों में दिन भर मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में बाज़ शहरों में रात में गरज चमक के साथ बारिश, आंधी और झक्कड़ चलने का इम्कान है। तो रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ मेट्रोलॉजिस्ट इकरामुद्दीन साहब। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, कहिएगा कि जिस तरह बलूचिस्तान में अब बारिशों का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, तो कैसा रहेगा आने वाले दिनों में मौसम बलूचिस्तान में? आज से ये बारिशों स्पेल शुरू हो रहा है और ये 15 की रात तक जारी रहेगा। इसमें बलूचिस्तान, KP, कश्मीर, GB और पंजाब के बहुत से इलाकों में बारिशें होंगी। खास तौर पर बलूचिस्तान के जो इलाके दालबंदीन है, कोयटा है, योग है, किला सैफुल्ला है और आपके ऊपर ये KP के इलाके मालाकंड डिवीज़न है, पेशावर, मर्दान और कश्मीर में जो है हैवी रेनफॉल के चांसेस हैं। इसकी वजह से नदी नालों में तूफ़ान का इम्कान रहेगा। मज़ीद ये बता चलूँ कि सिंध के इलाकों में भी बाज़ मुकामात पे बारिश का इम्कान रहेगा। इसमें आंधी आएगी शुरू में और फिर सिलसिला आगे जो बारिश कंटिन्यू रहेगा ये गैप्स के साथ। इकराम साहब, PDMA ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। सैलाबी सूरत हाल का अंदेशा भी जाहिर किया जा रहा है। बलूचिस्तान में कितना लंबा ये स्पेल होगा बारिशों का जो चलेगा? बलूचिस्तान में जो है ये रहेगा कोई 14 तक कम से कम, और इसमें हैवी रेनफॉल है जो नाफ्त के इलाके जैसे जो मैंने आपको जिला बताए हैं उनके अंदर। ठीक है, और अगर हम KP की बात करें तो वहाँ पर इस हवाले से क्या इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं? KP के में जी वाइड स्पेल रेनफॉल है। इसमें मालाकंड डिवीज़न, पेशावर, मर्दान के जो इलाके हैं इनमें हैवी रेनफॉल होगी। नदी नालों में तूफ़ान का इम्कान रहेगा। ठीक है, और जो सयाह हैं उन्होंने जो ईद की छुट्टियों में जा रहे हैं, ईद की छुट्टियां गुजारने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर, उनके लिए कोई एडवाइजरी भी जारी की गई है? हाँ जी, जो सयाह हैं वो अवॉइड करें जाने से, क्योंकि लैंड स्लाइडिंग के इम्कानात भी काफ़ी हैं इसके अंदर। ठीक, और पंजाब के हवाले से क्या इम्कानात हैं फिर? पंजाब में जी आंधी होगी और गरज चमक के साथ बारिश है। इसमें बारिश कोई हैवी तो खैर नहीं है, लेकिन लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल है और स्कैटर्ड प्लेसेस पे है। ठीक, पंजाब के मैदानी इलाकों में और वस्ती इलाकों में भी बारिशें हैं? ओवरऑल पूरे पंजाब में ही बारिश के इम्कानात रहेंगे स्कैटर्ड प्लेसेस पे। ठीक है, और गर्मी की शिद्दत बतदरीज जो है वो बढ़ती जा रही है, इस हवाले से क्या इम्कानात हैं? टेम्परेचर जो हैं वो क्योंकि इस दफ़ा मामूल से ज़्यादा रहेंगे और चल भी रहे हैं, लेकिन जैसे ही स्पेल जो शुरू होगा इंशाअल्लाह टेम्परेचर जो है फॉल करेंगे और लोगों को एक रिलीफ मिलेगा। ठीक है, 14 अप्रैल तक जो है वो बारिशों का फिलहाल इम्कान जाहिर किया जा रहा है। 14 के बाद जो है वो मज़ीद बारिशें भी मुतवक्के हैं या फिर गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा? सिलसिला जो है ये 15 की रात तक रहेगा। उसके बाद पॉसिबल है कोई और स्पेल शुरू हो जाए। बलूचिस्तान की बॉर्डर वाली साइड से एक्सपेक्टेड है। अच्छा सर, बताइएगा कि गर्मी की शिद्दत इस दफ़ा कैसी रहेगी? क्या हीट वेव के खदशात हैं? बिल्कुल जी, मई में जो है टेम्परेचर जो है मामूल से काफ़ी ज़्यादा होंगे और मई के अंदर एक्सपेक्टेड है कि हीट वेव आए। ठीक है, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट इकरामुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर, बहुत शुक्रिया दिन भर को वक्त देने के लिए। वापस आएंगे, साथ रहिएगा।
ब्रेक के बाद दिन भर में आपको वेलकम कहते हैं। कराची से खबर शामिल करते हैं कि रोशनियों के शहर कराची के मकीन तो आम दिनों में डकैतों और जराइम पेशा अनासिर के हाथों परेशान रहते हैं, लेकिन ईद पर भी कराची के शहरी डाकुओं के हाथों यरगमाल बने रहे। गुज़श्ता रोज डाकुओं ने मज़ाहमत करने पर शहरी को कत्ल कर दिया और लूट मार करके फरार हो गया। मकतूल निजी बैंक की ATM से रकम निकाल कर बाहर निकला तो डाकुओं ने मकतूल से रकम छीन कर गोली मार कर कत्ल कर दिया। वज़ीर दाखिला सिंध ने इस वाक़े का नोटिस भी ले लिया है। मकतूल तुराब हुसैन गुलशन इकबाल ब्लॉक 3 गुलशन चौरंगी का रिहायशी था। दूसरी जानिब रात गए कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग से 5 अफराद जख्मी भी हो गए। कराची के इलाके डिफेंस में साबिक SSP के घर चोरी की वारदात हुई। डिफेंस फेज़ 8 में रिटायर्ड SSP के घर चोरी की वारदात का मुकदमा रिटायर्ड SSP गुलाम सरवर अबड़ो की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया है। इस FIR में कहा गया है कि चोरी के वक्त घर पर कोई नहीं था। मुल्जिमान घर से 30 तोले सोना, 44 लाख रुपए और दीगर अशिया चोरी करके ले गए हैं। कराची का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सका। गुलशन इकबाल में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से एक और शहरी को कत्ल कर दिया गया। इन तमाम तर वाक़यात के हवाले से पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर मज़ीद तफसील से बात करें। कराची में डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल की पे दर पे वारदातों का सिलसिला थम न सका। गुलशन इकबाल में 35 साला तुराब अली जैदी को डाकुओं ने लूटमार के दौरान फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मकतूल दोस्त के हमरा ATM से पैसे लेकर निकला था कि मोटरसाइकिल पर सवार मुल्जिमान ने लूटमार की और मज़ाहमत पर गोली मार दी। जब हमने इनिशियल इन्वेस्टिगेशन जो की उसमें ये पता चला कि उनके मोबाइल पे वो मैसेज आए हुए थे जो बैंक से ट्रांजैक्शन करें तो वो जो पैसे उन्होंने निकलवाए थे वो मौके वारदात पे नहीं थे, जिससे ये हमें मोटिव क्लियर हुआ कि ये स्नैचिंग पर्पस था। उन्होंने रेजिस्टेंस की तो उस वजह से ये हुआ। मकतूल को एक गोली सर पर लगी जो जानलेवा साबित हुई। मकतूल 2 बच्चों का बाप और कॉल सेंटर में काम करता था। ये जो एरिया है यहाँ पे अगर आप देखें तो काफ़ी कैमरास लगे हैं। टाइम की वजह से क्योंकि ये मॉल और ये बैंक्स बंद हो चुके हैं, तो जैसे ही ये खुलते हैं तो हमें काफ़ी उम्मीद है कि इन कैमरा से शनाख्त भी हो जाएगी। इसके अलावा हम जियो फेंसिंग करवा रहे हैं, उससे टेक्निकली लोकेट हो जाएंगे। तो हमें पूरी उम्मीद है कि ना सिर्फ हम इनको ट्रेस करेंगे बल्कि इनको पकड़ेंगे। पुलिस को जाए वकुआ से 9mm पिस्तौल का एक खोल मिला। वज़ीर दाखिला सिंध हसन लंजार ने SHO गुलशन इकबाल गुलाम यासीन को मुअत्तल कर दिया और मुल्जिमान की तलाश का हुक्म दिया। रवां साल डकैती मुज़ाहमत पर 60 अफराद कत्ल हो चुके हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ कराची शुएब बर्नी। उनसे इस हवाले से मज़ीद डिटेल्स जान लेते हैं। शुएब, बताइएगा अब तक तहकीकात क्या हो पाई हैं? क्या कुछ पता चल सका है इन कातिलों के बारे में, लुटेरों के बारे में? जी देखें, कराची में रोज़ाना हर गुजरते दिन के साथ ही कोई ना कोई शख्स अपनी प्यारों से जान उसकी जाती जा रही है इन्हीं डकैतों के हाथ। मामूली चंद रकम या मोबाइल फ़ोन की खातिर जो कराची में इस वक्त लोहारत गरी हो रही है, इसको रोकने का कोई इस वक्त सिलसिला देखने में नहीं आ रहा। चाहे पुलिस हो चाहे रेंजर्स हो, तमाम इदारे नाकाम दिखाई देते हैं। 60 अफराद रवां साल 1 जनवरी से लेकर अब तक इन डाकुओं के हाथों फायरिंग और गोलियों का निशाना बन के जाँबाक हो चुके हैं। इसके अलावा दर्जनों जख्मी हैं, वो अलग हैं। इसके साथ साथ कराची में ईद की तातीलात है, सब कुछ है, उसके बावजूद ये डकैत जो है सरगर्म है और मुख्तलिफ इलाकों में वारदातें कर रहे हैं। एहसनाबाद के इलाके में भी इसी किस्म की वारदात हुई है जहां पे डकैतों ने खुलेआम दिन दिहाड़े लोगों को लूटा है। गुलशन इकबाल के इलाके में भी इसी किस्म की वारदात हुई है। तो कराची में बताइएगा कि ठीक है शुएब, आपसे भी बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड सरफराज नवाज साहब ने। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक निगरान वज़ीर इत्तलात हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त का। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि निगरान हुकूमत के दौर में अमन व अमान की सूरत हाल जो है वो ख़राब हुई थी कराची में, क्या कहेंगे इस बारे में आप? देखें, ये मुराद अली शाह साहब का अपना नुक्ता नजर है। बड़ाई परसेंट थी कि 5 साल उनकी हुकूमत रही है। 6 महीने हमने वहाँ पर चार्ज लिया, उससे हमने पूरी कोशिश की कि लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करें और काफ़ी हद तक हमने कंट्रोल भी कर लिया। यहाँ तक हमने 125 के करीब डिफॉइट्स को इनकाउंटर्स में हमारा स्ट्रीट क्राइम्स कर रहे थे, स्नैचिंग करते थे। 150 के करीब हमने जख्मी किए और हज़ारों की तादाद में उनको जो है वो अरेस्ट भी किया और उसके बाद के खिलाफ पर्चे भी डाल दिए। लेकिन साथ साथ हमने काफ़ी इम्प्रूवमेंट इस तरह की इन्वेस्टिगेशन हमने इम्प्रूव की और उसके बाद प्रोसिक्यूशन को बेहतर किया ताकि इनको सजा मिल सके, वरना पहले जाते थे जल्दी छूट जाते थे। तो काफ़ी अच्छा कर लिया था। आई थिंक I'm sure कि ये नए आए हैं, IG पुलिस आए हैं, नई हुकूमत है और अगर ये अच्छे तरीके से करते हैं जरूर काबू पाएंगे। लेकिन इसके लिए दे हैव टू हैव SP, DSP, SHO के लॉन्ग टेन्योर्स रखें। रोजाना महीने में चेंज करने से इसको बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा सर, अब बताइएगा कि आप निगरान वज़ीर दाखिला भी रहे सिंध के,
तो क्या प्रॉब्लम है कि कराची के हालात बेहतर नहीं हो पा रहे? क्या पुलिस जो है वो सियासी है या मामलात कुछ और है? देखिए, बात यह है कि कुछ सियासत भी होती है। MNA MPA अपनी कोशिश करते हैं मर्जी के SHO अपने एरिया में लगवा लें, फिर इसी तरह DSP SSP जहाँ पर थोड़ा सा एक कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। सेकंड ये कि टेन्योर ज्यादा होना चाहिए। मैंने देखा कि SHO 1-2 महीने के बाद चेंज हो जाता है। इस तरह DSP और SP भी बहुत जल्दी चेंज होते हैं, फ्रीक्वेंट चेंज होते हैं। दे शुड हैव लॉन्ग टेन्योर ताकि अपने एरिया को समझें, अपने वहाँ के क्राइम रेट को चेक करें, अपने एस्टैब्लिश कॉन्टैक्ट करें और उसके बाद वो कंट्रोल कर सकते हैं। बाय द टाइम वो समझना शुरू करते हैं इनकी पोस्टिंग आ जाती है। ये एक बहुत बड़ी वजह है। सेकेंड है भर्तियाँ अच्छी होनी चाहिए। हमने कोई बहुत ज्यादा 2500 करीब पुलिसमैन हमने भर्ती किए हैं, लेकिन हमने IVS सक्खर से उनका टेस्ट करवाए, आउटसोर्स किया, फिर उनकी फिजिकल टेस्ट आउटसोर्स किए ताकि इसमें किसी किस्म की भी कोई आप जो है वो इसमें नेपोटिज्म ना हो, पॉलिटिकल भर्ती ना हो और उनके रिजल्ट कुछ अच्छे बात नजर आएंगे। लाइक अब भी जो भी भर्तियाँ हो वो बहुत फेयर, ट्रांसपेरेंट और डिजर्निंग लोगों में सिक्योरिटी क्लियरेंस होनी चाहिए। ब्रिगेडियर साहब, यहाँ पर यह भी तो इशू है ना, जो आपने बात की, यकीनन वो वजह है कि पोस्टिंग्स कर दी जाती हैं, ट्रांसफ़र्स कर दी जाती हैं, लेकिन VVIP ड्यूटी पर ये बहुत ज़्यादा जो है वो एहलकार मामूर होते हैं। जो अफसरान जो सियासतदान आते हैं वो अपनी पसंदीदा शख्सियत को लाना चाहते हैं बतौर अफसर और उसे जो है वो तैनात करते हैं। तो इस तरह से तो फिर मामलात हल नहीं होंगे। कोई इस सिलसिले में आप समझते हैं मैकेनिज़्म को चेंज करने की ज़रूरत है? मैकेनिज्म होना चाहिए और मेरे ख्याल में इंस्ट्रक्शन IG पुलिस की होनी चाहिए कि कोई भी SHO, DSP या SSP जो आता है कम से कम 1-1.5 साल अपने एरिया में रहेगा ताकि वो 2-3-4 महीने में तो उसको अपने एरिया की समझ आती है, फिर वो कंट्रीब्यूट कर सकता है। लेकिन फ्रीक्वेंट चेंजेस से ये कमांड को, इनके ऑपरेशनल रेडीनेस को बहुत फर्क पड़ता है। आई थिंक ये सबसे बड़ा फैक्टर है। इसको अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप देखेंगे क्राइम रेट बहुत फर्क पड़ेगा। ब्रिगेडियर साहब, इसको क्या किसी तरीके से कानून के तौर पर सामने लाया जा सकता है कि जिसको तैनात किया जाए अफसर को वो कम से कम 1-1.5 साल, जिस तरह से आप कह रहे हैं, वो उस दौरान उसकी ट्रांसफ़र ना हो या उसको हटाया ना जाए? आई थिंक कैबिनेट मीटिंग में ये एक दफ़ा इशू कर दें, इंस्ट्रक्शन मिनट इशू कर दें IG पुलिस और उसके बाद तमाम इनकम्बेंट जितने हैं होम मिनिस्ट्री, वो उसके बाउंड होगी कि उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ओनली उस सूरत में चेंज करें कि कोई ऑफिशियल जो SP, DSP, SHO डिलीवर नहीं करता या उसको इनएफिशिएंट शो करता है, उसको स्पेशल केस के तौर पे चेंज करें। बाकी परमानेंट हो और विदाउट पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर टू रिड्यूस क्राइम रेट। अच्छा, ऐसे बहुत से जराइम होते हैं जो रिपोर्ट नहीं हो पाते हैं। शुएब बर्नी के पास ऐसे बहुत सी खबरें हैं और ऐसे बहुत से क्राइम हैं जो कि रिपोर्ट नहीं होते लेकिन वो हो रहे होते हैं। तो बताइएगा शुएब, वो कौन से क्राइम हैं ऐसे? जी देखें, कराची में मोबाइल फ़ोन का जो छीनना है, ये तमाम वाक़यात पुलिस में रिपोर्ट नहीं होते। इसके अलावा जो सड़क पे चलती हुई खवातीन से तिलाई जेवरात छीन लिए जाते हैं, उनका कोई पर्स वगैरह छीन लिया जाता है, तो वो थाना कचहरी के चक्कर में लोग नहीं जाते और जाके पुलिस में वाक़यात रिपोर्ट नहीं करते। अलबत्ता अगर बहुत से वाक़यात होते हैं वहाँ पर। जी बिल्कुल, हरासानी के वाक़यात हैं। और इसके अलावा छोटे जो क्राइम्स हैं जिसमें किसी का पर्स चोरी हो गया, जेब कतरे ने काट लिया, उसकी भी लोग अमूमन FIR कटवाने थाने नहीं जाते क्योंकि थाने का एक माहौल अजीब सा है। वहाँ पे पैसे चलते हैं, रिश्वत खिला के आपको FIR कटवानी पड़ती है, फिर उसमें IOs के मामलात आ जाते हैं। तो बहुत से लोग थाना कचहरी के चक्करों में जाना ही नहीं चाहते। लेकिन जिसकी किसी की गाड़ी चोरी होती है, छिनती है, तो वो FIR कटवाता है। बाइक के हवाले से भी लोगों की कंप्लेंट्स हैं कि बाइक चोरी होती है क्योंकि कराची में 2 व्हीलर्स की स्नैचिंग और थेफ्ट बहुत ज्यादा है, यानी मोटरसाइकिलें कराची शहर में। मुख्तलिफ इदारों की जानिब से आदाद शुमार भी सामने आते रहते हैं। CPLC ने भी इस हवाले से अपने फैक्ट्स और फिगर्स जो है वो शेयर किए हैं। कुछ इस बारे में अंदाज़ा है कि कितने जो है वो 1 साल के दौरान वाक़यात इस तरह के पेश आते हैं? जी देखिए, अब तो ये वाक़यात तो इतने ज़्यादा हैं कि इसने माजी के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। यानी कि अगर 1 साल की बात कर ली जाए तो ये नंबर 50,000 से भी ज़ायद चला जाता है कि कराची शहर के 50,000 से ज़ायद शहरी जो हैं वो मोटरसाइकिलों से महरूम हो रहे हैं सालाना। और ये बाइकें कराची शहर में खुल के चोरी होने के बाद खुल के बिकती हैं स्पेयर पार्ट्स की सूरत में, या फिर ये बलूचिस्तान और अंदरूनी सिंध चली जाती हैं। और बासानी माफिया इन्वॉल्व हैं जो कि कराची से जो बाइक है वो खोलते हैं, चोरी करते हैं और महज 5 से 10,000 रुपए में दूसरे सूबों में जाके फरोख्त कर देते हैं या अंदरूनी सिंध ले जाते हैं और वहाँ इस्तेमाल होती हैं। साथ ही रहिएगा शुएब। ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे, बहुत से ऐसे माफियाज हैं जो कि इसमें मुलविस हैं। जब रेंजर्स को तैनात किया गया था तब शहरियों की जानिब से कुछ इत्मीनान का इजहार भी किया गया और कहा गया कि जराइम में कुछ कमी वाक़ई हुई है। आप समझते हैं कि सिर्फ रेंजर्स की तैनाती ही इसका वाहिद हल रह जाता है? फिर
देखें रेंजर्स को साथ पुलिस देखें प्रोफेशनल है, मैंने बहुत क्लोज से देखा है, उनको फ्री हैंड उनकी प्रोफेशनल कैपेबिलिटी के हिसाब से उनकी अपॉइंटमेंट की जाए। तो इनएफिशिएंट हैं जो जिनके किरदार अच्छे नहीं है उनको फील्ड अपॉइंटमेंट नहीं देनी चाहिए। और फिर जो आपके SHO जो थाने हैं इनकी इम्प्रूवमेंट करें, इनके हालात को ठीक करें। वहाँ पर ना बैठने की जगह है, ना कोई जो मुद्दई जाता है वो ना किसी जगह बैठने का वो अवॉइड करते हैं कि वहाँ पर जो हर्डल आती हैं, यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, जिसकी वजह से बहुत लोग रिपोर्ट नहीं करते। इट शुड बी ईजी गोइंग, कॉन्फिडेंस डेवलप होना चाहिए और उसके लिए उनको रिसोर्सेज दें। उसके बाद प्रोसिक्यूशन अच्छी करें, इन्वेस्टिगेशन अच्छी करें ताकि इनको सजा मिले। हमने अब ये स्टार्ट किया था कि कॉलम बना दिए थे कि हर जो मुजरिम पकड़ा जाता था कि इससे पहले कितने क्राइम किए हैं, ताकि जज को पता हो कि ये आदमी मुजरिम से ज़्यादा सजा दी जाए। कम से कम 5 से 7 साल केसेस पे सजा मिल सकती है। मुझे हर मुजरिम को 1 महीना 15 दिन सजा मिलती है, वो दोबारा इनकरेज है, दोबारा वो क्राइम करता है। तो ये बहुत हाईली इसमें जुडिशरी और एग्जेक्टिव और उसके साथ पुलिस, यकीनन सबका किरदार बहुत ज़्यादा अहम है और सबको अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना होगा। बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर हाज नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे। शुएब बनी ब्यूरो। दिन भर से इतना ही, मुलाकात होगी आपसे पीर को। खुदा हाफिज।